Still, there are not everyone has yet joined. क्या सबको पता नहीं था क्या आज का क्या चक्कर पड़ रहा है? Arman is also not here. मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन किसको दूं भाई? ओके अच्छा देखो बेटे, ये था वो कैविटी वाला, है ना? इसी की बात कर रहे हो ना तुम? यस सर। हम्म। तो इसमें क्या है, एक स्फेयर है, उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है? और हमें क्या करना है, कैविटी के अंदर किसी जनरल पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया पी, उस पे हमें पता लगाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कैसे पता लगाएं भाई? तो हमने क्या कहा, कैविटी में हम मान लेते हैं रो चार्ज भी प्रेजेंट है, माइनस रो चार्ज भी प्रेजेंट है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, कैविटी इज फिल्ड विद रो एंड माइनस रो चार्ज, ऐसा मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैसा लिखा भाई हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हो गया रो की वजह से इस रिमेनिंग स्फेयर में, है ना? रिमेनिंग स्फेयर में जो रो है उसकी वजह से, कैविटी में जो रो डाला उसकी वजह से, कैविटी में जो माइनस रो डाला उसकी वजह से, रिमेनिंग स्फेयर के रो और कैविटी के रो को कंबाइन कर लिया हमने। और हाँ, ओवरऑल कैविटी में कोई चार्ज नहीं रहेगा। ओवरऑल मैंने रो वालों को कंबाइन कर लिया, रिमेनिंग स्फेयर के रो को और कैविटी के रो को कंबाइन कर लिया। तो मेरे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट स्फेयर रो का और एक कैविटी रो का। तो ये हो जाएगा ई ड्यू टू रो ऑफ कंप्लीट स्फेयर प्लस ई ड्यू टू माइनस रो ऑफ स्मॉल स्फेयर। अब रो ऑफ कंप्लीट स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे स्फेयर के लिए जब आर वेक्टर लिखूंगा तो क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C1 के रेस्पेक्ट में, तो वो C1 पी वेक्टर हो जाएगा। और जब कैविटी की वजह से आर वेक्टर लिखूंगा तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C2 के रेस्पेक्ट में, तो वो C2 पी वेक्टर हो जाएगा। और कैविटी का डेंसिटी माइनस रो, यहाँ से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, बचा C1 पी वेक्टर माइनस C2 पी वेक्टर। और C1 पी वेक्टर माइनस C2 पी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, उसको मैंने यहाँ पे समझाया था ये पूरे इसके थ्रू के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ट्राइंगल लॉ होता है, दो वेक्टर का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहे होते हैं तो उनका एडिशन थर्ड वेक्टर के बराबर आ जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में तुम देखो तो हेड और टेल किसका कोइंसाइड कर रहा है, C1 C2 वेक्टर और C2 पी वेक्टर का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है C2 पॉइंट पे, है ना? तो C1 C2 वेक्टर प्लस C2 पी वेक्टर इक्वल टू C1 पी वेक्टर। तो C1 C2 वेक्टर कितना आ गया, C1 पी वेक्टर माइनस C2 पी वेक्टर, यानी रो आर वेक्टर, ये ऐसा आ गया, है ना? ये तो खैर अलग चीज लिखी हुई थी, ये तो मैंने उसका फॉर्मूला बताया था, इसको भले ही आप हटा दो, ये कोई बात नहीं है। तो ये ओवरऑल आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? C1 पी वेक्टर माइनस C2 पी वेक्टर को क्या लिख दिया, C1 C2 वेक्टर, है ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रो C1 C2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा,
मैग्नीट्यूड लिखना है तो रो C1 C2 by 3 एप्सिलॉन नॉट। ऑल पॉइंट्स पर E को हम ऐसा लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है भाई? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी भी कम लोग आए हैं यार। किसी के स्कूल में कोई लेक्चर वेक्चर चल रहा है क्या? क्या चक्कर है? देखो बेटे, तो ये हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर प्रॉब्ली और लोग आएंगे तो वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन किया और उसको रिलेट किया किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उसी तरह से अब हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, है ना। देखो बेटे, ये जो कूलम फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, वो एक क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, है ना। एंड वर्क डन by electrostatic force from some initial to final point is independent of the path। ठीक है, ये पाथ के इंडिपेंडेंट हो।
तो इन सब चीजों की वजह से क्या है हम, क्योंकि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हम एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं जो कि अ, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है, सिस्टम की पोजीशन पे डिपेंड करती है ना। तो बेसिकली मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या देखो और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो इन फोर्सेस की क्या खास बात होती है कि जब हम एक पार्टिकल को इन फोर्सेस के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, इन फोर्सेस के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, जैसे ये स्प्रिंग मान लो अपनी अभी नेचुरल लेंथ में है और इस ब्लॉक को मैं आगे मूव करवाऊं, या इस केस में तो आगे पीछे कहीं भी मूव करवाओ, तो क्या होगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है बेटे, ऐसा पाथ जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ये क्लोज्ड पाथ है। ए से स्टार्ट किया, चले 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 चले, वापस ए पर, है ना, या जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे 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 चलता है, वापस इस पॉइंट पर, ये क्या है, क्लोज्ड पाथ। समझ में आया भाई क्लोज्ड पाथ का मतलब, कोई पूछ रहा था क्लोज पाथ का मतलब क्या? क्लोज पाथ मतलब कोई भी ऐसा एक इनिशियल पॉइंट से चल करके वापस सेम पॉइंट पे आ जाने को, उसको कहेंगे क्लोज। अब देखो, समझो बच्चों क्या है कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में एक पार्टिकल को मैंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ नहीं, क्लोज्ड पाथ में मूव करवाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड की बात नहीं हो रही है, जिस पार्टिकल को मूव करवा रहे हो उसका पाथ क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वॉट एवर द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, if some other particle, some test particle is moved in such a way that its initial and final position are same, then work done by that electric field, any type of electric field on that particle will be zero। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं है, क्या है, पार्टिकल का पाथ क्लोज्ड। अब देखो जैसे इस तरह के फोर्सेस, एक फोर्स एम जी, एक स्प्रिंग का फोर्स, हमने क्या किया, पार्टिकल को जैसे एम जी तो नीचे लगता है, पार्टिकल को ऊपर मूव करवाया, तो ऊपर मूव करवाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इस mg के अगेंस्ट वो वर्क करना पड़ रहा है। उसी तरह से जब यहां मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स को mg के अगेंस्ट और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, ये वर्क जो है ये ऐसा डिसिपेट नहीं हुआ, ये अभी भी मैकेनिकल फॉर्म में ही है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी, लेकिन कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ गई। वो कैसे पता चला कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ गई, कि ऊपर ले जाकर के इस पार्टिकल को आप रिलीज कर दो,
तो जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा जहां से हम इसको लेके गए थे, तो उस तब तक आते आते उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। या इस केस में स्प्रिंग को इलोंगेट करके मैंने छोड़ा, तो वापस जब इस पोजीशन पे आएगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि whenever external force does work against some internal conservative force, or whenever a system moves against internal conservative force, a form of mechanical energy which can be called as potential energy increases, right? तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में एक पार्टिकल को अगर मैं लेफ्ट में लेकर के गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट में लेकर के गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर राइट में ही लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट लेकर के जा रहा हूँ, तो क्या होगा, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। change in potential energy of a system is equal to negative of work done by internal conservative force। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो सिस्टम की होती है। जैसे यहाँ पर जब ये ब्लॉक को स्प्रिंग के अगेंस्ट मूव करवाया हमने, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। उसी तरह से यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब एक चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे, तो कौन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स भी तो होगा ना, तो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है उसकी और इस चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो उस सिस्टम के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इंटरनल फोर्स ही हुआ ना, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक इंटरनल ही हुआ, क्योंकि सोर्स ने इस टेस्ट चार्ज पे लगाया होगा और टेस्ट ने उस सोर्स पे भी लगाया होगा। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि सोर्स को मूव नहीं करवा रहे हैं, मूव सिर्फ इसको ही करा रहे हैं, लेकिन जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो उस सिस्टम के पार्टिकल्स ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया, उस फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाने में जो वर्क हुआ है, या उस फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव, उसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। U final minus U initial is equal to negative of work done by internal conservative force। ठीक है, अच्छा ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ठीक है। अच्छा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स in moving the system
from initial to final state without change in kinetic energy, without change in kinetic. अगर हम सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर के जाएं तो क्या होगा, स्लोली लेकर के जाएं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होने दें, तो फिर यही यही नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, व्हाई, बिकॉज इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो implies work done by all forces must be equal to zero। तो work done by all forces में क्या है, work done by external force plus work done by internal conservative force is zero। तो work done by external force किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के तभी इक्वेट कर सकते हैं जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। ठीक है, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ हो रहा है तो फिर ये इसको हमें इंटरनल फोर्स से ही पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं, है ना। फिर तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क से कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, change in electric potential energy from some initial to final position is negative of work done by internal conservative internal electrostatic force of that system as it moves from initial to final। ठीक है बेटे, अब देखो, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, हम एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब वो मूव किया तो किसी भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक मूव किया तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर। अब देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकालते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो मानो कि हम एक स्मॉल क्यू चार्ज को मूव करवा रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो उस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यू ई वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर। तो ये हो गया आर इनिशियल से आर, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ क्यू
into E dot dr from r initial to r final। जैसे तुम ऐसे समझो कि क्या है, मान लो एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। मान लो इस चार्ज को हमने फिक्स रखा हुआ है और उसके सामने एक स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल क्यू चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम सम आर इनिशियल पोजीशन टू सम आर फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हमें लिखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और वो जो फोर्स होगा वो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो एफ डॉट डी आर करेंगे तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर ऐसा कर देंगे और एक माइनस साइन लगा दें और इसको क्या लिख दें, आर इनिशियल से आर फाइनल। तो ये चीज क्या दे देगा हमको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको चाहो तो हम ऐसे लिख लें, कैसे, सर जो अभी आपने बताया वापस बता सकते हैं? हाँ बताएं, बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का अभी कॉलेज का लेक्चर है क्या, कितने लोगों का है? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को, सर हमारा लेक्चर है अभी। बेटे उस दिन तो अपनी बात हुई थी, आप लोगों ने कहा था हम दोपहर के टाइम में कंफर्टेबल हैं। कितने लोगों का लेक्चर है अभी? बस एक ही आदमी का है। ओके, ठीक है, तो दोपहर को नहीं लगाया करेंगे तो हम लोग क्लास क्या करें। चलो अभी तो जिस किसके, एक ही आदमी का लेक्चर है ना, और किसी का तो नहीं है अभी, कंटिन्यू कर ले पढ़ाना इसको। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू टी डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर और फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, के क्यू बाहर आ गया, डी आर बाई आर स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस वन बाई आर, तो ये प्लस वन बाई आर हो जाएगा, वन बाई आर फाइनल माइनस वन बाई आर, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आर, आर यहाँ से के क्यू क्यू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू क्यू बाई आर इनिशियल, ये बात समझ में आती है बच्चों। इस, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो किसका चेंज आया है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और इस सिस्टम में क्या था, कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे इधर फोर्स लगाया, स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पे इधर फोर्स लगाया, राइट।
अब कैपिटल क्यू पे कोई वर्क नहीं हुआ लेकिन स्मॉल क्यू पे वर्क हुआ, भले ही वर्क सिर्फ स्मॉल क्यू पे हुआ है, लेकिन इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऐसा आएगा। कोई भी सिस्टम हमें दिया जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता लगाना है, तो इस तरह से पता लगा सकते हो आप। ये बात समझ में आती है भाई? अब देखो बच्चों, कि ये तो हुआ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, है ना? अब पोटेंशियल में चेंज कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल क्या कहेंगे? व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? देखो, चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव या इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when a unit positive charge is moved from some initial position to final position in a region of electric field. कुछ सोर्स चार्ज हैं या कई सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, एक सोर्स चार्ज भी हो सकता है, कई सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो उस रीजन में एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल का सिंबल होता है V। ठीक है, तो पोटेंशियल में चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू क्या है? अगेन यहाँ पर हमने एक चीज लिखा, नेगेटिव ऑफ, है ना? क्या है? नेगेटिव ऑफ है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज पे जब हम फोर्स निकालते हैं तो वो क्यू ई वेक्टर आता है। तो वन चार्ज पे फोर्स कितना आएगा? 1 × ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? आर इनिशियल से आर फाइनल वेक्टर, इसका नेगेटिव। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया, अच्छा इसको क्या कहेंगे? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस
between initial and final position due to a source charge। किसी सोर्स चार्ज की वजह से इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल में डिफरेंस। और ये ई क्या है? ई इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से भी हो सकता है। समझ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर अ सिस्टम, बट पोटेंशियल इज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, है ना। और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। SI यूनिट ऑफ potential is जूल पर कूलम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात होती है ना, तो क्या हो जाएगा? इस जूल पर कूलम। और 1 जूल पर कूलम को ही हम क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट। वोल्ट भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो उसके नाम के ऑनर में ये यूनिट दिया गया है। 1 जूल पर कूलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 वोल्ट, एंड दिस पोटेंशियल इज a scalar quantity। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा है? दिस इज अ स्केलर। अच्छा हाँ, लास्ट पेज देख लो। हाँ सर।
Done, sir. सर
देखो बेटे, एक कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि भाई जो आपने 1 मल्टीप्लाई किया है उसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, जो हमने 1 मल्टीप्लाई किया है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि यूनिट चार्ज पे कैलकुलेट करना है ना। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कहा था ना, क्या कहा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल को आप ऐसे मान सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइक इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। जैसे मान लो आपके पास एक कोई कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के सामने आप स्मॉल क्यू को किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेकर के जाते हो। तो जो हमें जो वर्क होगा, इस केस में जो वर्क होगा उसको क्या कहेंगे, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू, इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं क्यू चार्ज के सामने एक +1 कूलम चार्ज को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेकर के जाऊं और उसका वर्क कैलकुलेट करूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन +1 कूलम, तो उस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। मतलब वो क्या कहते हैं कि यार देखो, अगर आपके पास ये स्मॉल क्यू चार्ज नहीं होता तो कैपिटल क्यू क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता। तो हमने कहा यार देखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तो आपको स्मॉल क्यू लाना पड़ेगा, लेकिन इवन इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट हियर, तो कैपिटल क्यू जो है वो खुद कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसने क्या कर रखा है, इन पॉइंट्स में कुछ पोटेंशियल डाला हुआ है ना, कुछ इन पॉइंट्स में कुछ कैपेसिटी डाल दी है उसने, ठीक है। इसमें इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, कुछ कैपेसिटी डाल दी। क्या कैपेसिटी डाल दी है कि जब यहाँ से यहाँ पर अगर कोई चार्ज लाके रखोगे तो उसको मूव करवाने में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी में जो चेंज आएगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? डेल्टा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V होता है, राइट, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बेटे? सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब डेल्टा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स from initial to final position on a test charge q, और इसको डिवाइड कर दो किससे? स्मॉल, ठीक है। या डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ये इस स्मॉल q और सोर्स चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा U इज change in potential energy of टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो है डेल्टा, ठीक है। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा, ठीक है। ध्यान दो डेल्टा V डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, और डेल्टा U तो दोनों पे डिपेंड करेगा, सोर्स और टेस्ट पे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को आप फोर्स की तरह से मान सकते हैं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से मान सकते है ना, एनालॉजी है, इक्वल नहीं है, ये एनालॉजी है। जैसे हमने लिखा था फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पे, और फोर्स पता लगाने के लिए तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों का यूज करना पड़ेगा, है ना। इस इक्वेशन में भी जब स्मॉल क्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो विद साइन सब्स्टिट्यूट करोगे, स्मॉल क्यू को भी जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? विद साइन। तो पोटेंशियल, आपसे पोटेंशियल कैलकुलेट करवाने के लिए कोई आपको सिर्फ ये बता सकता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बताओ फलाने पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई तो ये दो चार्ज देने पड़ेंगे कम से कम, तब अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। सर इसके पहले वाला प्रिंसिपल
सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो क्या? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट चार्ज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेगा डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। ये एक एक करके पूरा समझेंगे अपन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज ही तो प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आई विल नीड आइदर ऑफ टू इंफॉर्मेशन, या तो मुझे कोई ये बता दे कि सोर्स चार्ज कितना है, या एक है या दो है या तीन है, तो उससे मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी और चार्ज। ठीक है, मतलब पोटेंशियल के लिए तो मुझे कोई टेस्ट चार्ज चाहिए ही नहीं, सिर्फ सोर्स चार्ज ही काफी है ना। और अगर मेरे को टेस्ट चार्ज दे दे तो अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज दे दे, सोर्स चार्ज दे दे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें सोर्स चार्ज ना दे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, सोर्स चार्ज के बारे में कुछ ना बताए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो अपन पता लगा सकते हैं। और बोले कि इस पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पता लगाओ, तो वो अपन पता लगा सकते हैं। देखो एक बार पिछला केस देख लो। ये हो गया बेटे। ओके, अब देखो। अच्छा, अभी तक अपन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा। देखो कुछ नहीं है कि आपने लिखा है साहब, पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। ठीक है, ये पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अब हम क्या करते हैं, वी अज्यूम पोटेंशियल at
r इक्वल टू इंफिनिटी या r टेंडिंग टू इंफिनिटी एज 0। r टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल को क्या अज्यूम कर लेते हैं बच्चों? 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एट पोजीशन सम पोजीशन r माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू। पोटेंशियल एट इंफिनिटी को 0 मान लिया, तो पोटेंशियल एट पोजीशन r का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये फॉर्मूला आ जाए। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r इज माइनस इंटीग्रल e डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू r। पोटेंशियल एट पोजीशन r, vr is potential at position। ठीक है, इसको थियोरेटिकली अगर मैं कहूं तो क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन r। v और u में क्या डिफरेंस है? u है पोटेंशियल एनर्जी और v है पोटेंशियल ऑफ ए 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना? तो u की यूनिट तो होगी जूल, u की यूनिट तो क्या होगी? जूल। और v की यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। बस इतना ही डिफरेंस है। सर, हेलो सर।
अच्छा आज क्या हो रहा है इवनिंग में, क्या बता रहे हैं लोग वहाँ? Can you shift today's evening lecture by 8:30 p.m. We have IT lecture from 7:30 to 8:30. सर आप लेने वाले हो शाम वाला लेक्चर? शाम वाला लेक्चर हाँ, शाम वाला लेक्चर ले लेंगे। बोलो भाई क्या करते हैं, ले लेते हैं और क्या। हाँ तो देखो, एक चीज और तुम समझ लो, कुछ लोगों का इवनिंग में आईटी लेक्चर है 7:30 to 8:30। तो ठीक है, 8:30 से ले लेंगे हम लोग इवनिंग का, है ना? ठीक है बच्चों, 8:30 से ले लेंगे। सर हाँ बेटे बोलो। सर आप शाम वाला लेक्चर अगले वीक नहीं ले सकते क्या कभी? अच्छा अगले वीक क्यों भाई, अगले वीक क्यों? सर क्योंकि कल हम लोग का सुबह कॉलेज में लेक्चर है 7:30 से। अच्छा, कितने लोगों का है? सर 6-7 लोग। अच्छा यार, ठीक है फिर अपन कल ही लेक्चर लेंगे। ठीक है, कल कल कब है अपना लेक्चर बेटे? कल भी है ना लेक्चर अपना एक? कल लेक्चर है कि नहीं कोई नहीं सर। नहीं अपना? सर, संडे को है। अब सीधा संडे को नहीं, कल भी? सर संडे को आपका 2 लेक्चर है। हाँ अभी, अभी बेटा मेरा क्या है, 3 बजे से एक दूसरा लेक्चर है, तो अभी मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ इस वाले लेक्चर को। अरे बेटे तो सर सुबह 7:30 बजे लेक्चर है ना तुम्हारा, मैं तो 9:30 बजे ही छोड़ दूंगा यार। तो 8:30 से 9:30 का लेक्चर लेते हैं आज, ठीक है? आज वैसे भी अभी वाले लेक्चर में भी बहुत टाइम खराब हो गया। आज 8:30 से 9:30, ठीक है? मिलते ठीक है हैं सर। सब। ओके। 8:30 से इसलिए कि कुछ बच्चों का आज एक कॉलेज में लेक्चर है 7:30 से 8:30 बजे तक, तो वो 8:30 बजे ही फ्री हो पा रहा है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, अगर पोटेंशियल एट पोजीशन आर की जगह पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर पता लगाना पड़ता, तो वो कैसे लिखते हैं? क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता -Q इंटीग्रल ऑफ E.dr फ्रॉम इंफिनिटी टू, ठीक है? लेकिन पोटेंशियल किसका कहलाएगा? पोटेंशियल एट पोजीशन आर ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये सिर्फ सोर्स की वजह से। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ सोर्स चार्ज एंड क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज एंड क्यू चार्ज, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, ठीक है फिर इसका अपन अब शाम को कंटिन्यू करेंगे, राइट? आई एम एंडिंग द लेक्चर।